तो कहां से 10 लाख, कहां से 19 लाख? और ये 20% वोटर ही वो हैं जो नीतीश कुमार की सत्ता को बचा सकते हैं या हिला सकते हैं। तो उन्हें लगता है कि जब मैं पढ़ गई तो मुझे नौकरी कहाँ मिलेगी, मेरे पास रोजगार के साधन क्या हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें बेहद नजदीक हैं। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होना है और ऐसे में इस कम वक्त को काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है। दोनों ही तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर लोगों को अपनी बातें बताई जा रही हैं। लेकिन फिलहाल बिहार में कई सारे ऐसे विधानसभा के मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं और जनसभाओं में जो बातचीत हो रही है वो किस स्तर पर हो रही है, किस मायने में हो रही है, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर भी हैं। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो हम जनसभाएं देख पा रहे हैं तो उसमें नीतीश कुमार जहां भी बोल रहे हैं तो विकास के एजेंडे के साथ साथ लालू राबड़ी राज की बातें भी बताई जा रही हैं। मतलब जंगल राज को लोगों को याद दिलाया जा रहा है। ये किस तरीके से, क्या मायने हैं इसके? देखिए सिप्रा, बिल्कुल आपने सही कहा कि 15 साल बनाम 15 साल। नीतीश कुमार अपने 15 साल की बात करते हैं, अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, लेकिन इसके साथ ही वे 1990 से 2005 के दौर को भी याद कराते हैं। और आप देख रहे हैं कि याद कराते कराते उनका गुस्सा इतना भड़क जाता है, कल ही उन्होंने तिघरा में कह दिया कि अपने बाप से पूछना, अपनी माता से पूछना जी। तो गुस्सा भड़क जाता है क्योंकि जो नौजवान हैं, देखिए मसला ये है सिप्रा कि 2020 के चुनाव में जी। करीब 73 मिलियन वोटर्स हैं बिहार में, 7 करोड़ 30 लाख के आसपास जी। इनमें 20% वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से 22 साल है। और ये 20% वोटर ही वो हैं जो नीतीश कुमार की सत्ता को बचा सकते हैं या हिला सकते हैं जी। क्योंकि ये ही सबसे ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा बोलते दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा चिल्लाते दिख रहे हैं। अब इन्हें ही नीतीश कुमार जो है लालू राबड़ी के जंगल राज को याद करना चाहते हैं। अब ये याद करेंगे कि नहीं करेंगे, आप कहेंगे क्यों जी। तो देखिए है क्या कि 2020 में जो मतदाता हैं जिनकी हमने बात करी कि 20%, ये जो युवा मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 साल है, 20 साल है, 22 साल है, इन्होंने लालू राबड़ी के दौर को नहीं देखा है। बिल्कुल। देखिए 2020 में जो नए मतदाता हैं वो कम से कम 2002 में जन्म लिए होंगे। तो 2002 में जन्म लिए, 2005 में नीतीश कुमार आ गए जी। तो 3 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में आप बहुत शुद्ध राजनीतिक शुद्धि और राजनीतिक अशुद्धि को नहीं समझ पाते हैं, जंगल राज और मंगल राज के फर्क को नहीं समझ पाते हैं। तो ये जो 20% मतदाता हैं उन्हें यह पता ही नहीं है, बस सुनी सुनाई कहानियां हैं कि उस दौर में क्या हुआ करता था। देखिए 2015 में नीतीश कुमार को ये किस्से सुनाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 2015 में वे लालू यादव के साथ हो गए थे। 2005 में नीतीश कुमार फरवरी में चुनाव लड़े, सत्ता के करीब पहुंचे, लेकिन फिर सत्ता नहीं बनी, राष्ट्रपति शासन लगा और अक्टूबर में फिर से चुनाव हुआ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, लालू राबड़ी के शासनकाल का अंत हो गया। तो देखिए 2005 में जो नए मतदाता थे वो कम से कम 1987 में जन्म लिए होंगे। तो उन्हें तो पता था कि लालू राबड़ी के राजकाज में क्या हो रहा था बिहार में। 2010 में भी बहुत जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 2010 में जो नए मतदाता थे वो कम से कम 1992 में 1992 में जन्म लिए होंगे। तो उन्होंने 18 साल में से जो 2010 का है उसमें 13 साल लालू राबड़ी के शासनकाल को देखा, तो वो सब बात को समझ रहे थे। लेकिन 2020 में हालात ऐसे नहीं हैं। तो इस कारण से नीतीश कुमार बार बार या जेडीयू हमलावर बनी हुई है कि 2005 के पहले बिहार में क्या हुआ करता था। लेकिन ये जो नए मतदाता हैं जिनके बारे में हम कह रहे हैं कि ये सत्ता हिला भी सकते हैं, सत्ता बचा भी सकते हैं, सत्ता गिरा भी सकते हैं, इन्होंने वो दौर नहीं देखा। इन्होंने वो दौर देखा जब सड़कें आ रही थी या सड़कें बन चुकी थी, बिजली आ रही थी
और इसके साथ जल नल जल जो भी है, जो इनकी योजनाएं हैं, बिजली सड़क पानी की बात करते हैं। लेकिन इस बीच में बहुत बड़ी डिजिटल क्रांति हुई, हर आदमी के हाथ में मोबाइल आ गया जी। तो उसने दुनिया की प्रगति देखी, देश की प्रगति देखी। पहले एक ही साधन हुआ करता था, अखबार, लेकिन जब हाथों में मोबाइल आ गया, इंटरनेट घर घर तक पहुंच गया, तो लोगों ने यह देखना शुरू किया कि हमारी तरक्की क्या हुई और देश के दूसरे हिस्सों में तरक्की क्या हुई। तो ये जो 20% मतदाता हैं जिन्हें लालू राबड़ी का शासनकाल याद नहीं है या देखा ही नहीं है, उन्हें अब दूसरे प्रदेशों से तुलना करना आता है। बिल्कुल। तो इसलिए वो नीतीश कुमार के खिलाफ कहीं गुस्सा भी दिखाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ये याद कराते हैं कि देखिए यदि वो आ गए, देखिए लालू यादव तो अब आ नहीं सकते हैं, आना तो तेजस्वी यादव को, यदि आना होगा तो आएंगे कि नहीं आएंगे किसी को पता नहीं। बिल्कुल। क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में आज भी सबसे अधिक पसंद किए जाते हैं। जी। मैंने कल, आपने देखा कल सी वोटर का सर्वे आया जी। तो मैं यशवंत देशमुख को सुन रहा था, जो सी वोटर के फाउंडर हैं, तो उन्होंने कहा देखिए इसमें भी 2 फैक्टर हैं जो मुख्यमंत्री के पसंद के रूप में है। नीतीश कुमार सबसे अधिक पसंदीदा है, करीब 17-18% लोग, 30% के करीब लोग पसंद कर रहे हैं नीतीश कुमार को, 30 से 32% के लोग करीब पसंद कर रहे हैं। यशवंत देशमुख ने यह भी कहा कि 2015 की तुलना में वो प्रतिशत कम हुआ है। तेजस्वी यादव को भी 17-18% लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन अब भी वो कह रहे थे, स्नैप पोल की बात कर रहे थे जब उनकी सर्वे होती है, तो वो कह रहे थे कि देखिए अब भी कई लोग ऐसे हो जाते हैं जो कह देते हैं कि नहीं, उनके मुख्यमंत्री तो लालू यादव ही हैं, तो लालू यादव तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं। तो ऐसे प्रतिशत भी 8-9 हो जाते हैं। तो फिर तेजस्वी यादव 26-27% के करीब पहुंच जाते हैं, तो मुकाबला बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए उस दौर को याद दिलाने की बात है। अभी देखना यह है कि युवा भरोसा करते हैं कि उन्हें लगता है कि लालू यादव तो है नहीं, अब तो तेजस्वी यादव है, और अब किसी बात को आप छुपा भी नहीं सकते हैं। घंटा नहीं, मिनटों में कोई बात वायरल होने लगती है। इसलिए चुनौती है कि ये जो 20% मतदाता हैं वो किसके पक्ष में मतदान करेंगे जी। क्योंकि इनके मुद्दे अलग हैं, इनकी चाहत अलग है, ये तुलना करना जानते हैं जी। ये अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, ये रोजगार के बारे में सोचते हैं, ये अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं। देखिए ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली पर समाज आ गया, तो मुद्दे जो है ना, ये 20% मतदाता जो हैं क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और इन्हीं पर शायद सबकी नजर जो है वो टिकी हुई है, और उन्हीं लोगों को समझाने की कोशिश या फिर अपने पाले में करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आगे बढ़ते हुए मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि बेरोजगारी का मुद्दा है सर, बहुत ही जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। जहाँ तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी की बात करें, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि हम 19 लाख रोजगार जो है लोगों को देंगे। तो इसी बार इस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा उठ रहा है, या फिर इससे पहले इलेक्शन हुए हैं उसमें भी ये मुद्दा बनता था? नहीं, देखिए बेरोजगारी तो मुद्दा पहले भी बनता रहा है, लेकिन इस दफे जिस तरीके से मुद्दा बन गया, इसकी कल्पना जेडीयू और बीजेपी को नहीं थी। देखिए अब ये मुद्दा क्यों बन गया, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, तब उन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार हम देंगे। उन्होंने नौकरी की बात नहीं कही थी, लेकिन अब 2 करोड़ रोजगार मिला कि नहीं मिला, बाद में हुआ कि पकौड़ा तलना भी तो रोजगार ही है जी जी। लेकिन अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम 10 लाख नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि नहीं, अरे ये तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब कोई संविदा पर नहीं रहेगा, अब कोई ठेका पर नहीं रहेगा, सबों की नौकरी स्थायी हो जाएगी। देखिए ये आसान काम नहीं है, बहुत ही कठिन काम है, ये कैसे पूरा होगा। लेकिन इसके भी एक कदम आगे जाकर बीजेपी ने कह दिया हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे जी जी। तो कहां से 10 लाख, कहां से 19 लाख? ठीक है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं मेरा वचन है, भाई सुशील मोदी कह रहे हैं, जो पहले कह रहे थे 10 लाख नौकरी देना संभव नहीं है, 58,000 करोड़ रुपयों की जरूरत होगी, वो उन्होंने बाद में कहना शुरू किया जब बीजेपी का संकल्प पत्र आया कि 19 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए मेरे पास रोड मैप है जी। अब रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी नौकरी को अलग अलग
रूप में देखा जा रहा है। हालांकि जो सुशील मोदी ने रोड मैप बताया उसमें भी 4.5 लाख 5 लाख सरकारी नौकरी की बात आती है। तो यह भी सवाल पैदा होता है कि जब तेजस्वी यादव के पास पैसे नहीं होंगे वेतन देने के लिए, तो फिर बीजेपी के पास पैसे कहां से होंगे? क्या बीजेपी ही सिर्फ पैसा अर्जित कर सकती है, राजस्व बढ़ा सकती है, तेजस्वी यादव नहीं कर सकते हैं? ये चैलेंजेस हैं। और बेरोजगारी बढ़ी है। देखिए, लोगों के सामने ये संकट है। देखिए, आज का युवा जो हम 20% की बात कर रहे हैं, जिन्हें यह बात भी सही है कि नीतीश कुमार ने स्कूलों में पहुंचाया है, नीतीश कुमार ने कॉलेजों में पहुंचाया है, बच्चों को पोशाक दिया, लड़कियों को साइकिल दी। तो अब जब ये पढ़ गए हैं तो उन्हें लगता है कि जब मैं पढ़ गई तो मुझे नौकरी कहाँ मिलेगी, मेरे पास रोजगार के साधन क्या हैं। उन्हें इस बात का भी मलाल होता है कि मेरी परीक्षाएं क्यों विलंब से होती हैं, 3 साल का जो कोर्स है वो 5 साल में क्यों पूरा होता है, 3 साल की परीक्षाएं 5 साल के बाद क्यों ली जाती हैं। उन्हें यह लगता है कि प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र क्यों आउट हो जाता है, उन्हें यह लगता है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन में क्यों देरी होती है, एसएससी क्यों नहीं समय पर काम करता है, बीपीएससी क्यों नहीं समय पर काम करता है। ये सारी बातें, स्कूल में मास्टर्स आते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं हैं, ये चिंताएं उन्हें सताती है। सिप्रा, बिल्कुल। और इसलिए हम लोग बेरोजगारी का मुद्दा जो अभी बात कर रहे हैं, उस पर रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में एक जो सबसे मुख्य बात नीतीश कुमार ने बोली थी वो ये उन्होंने बोला था कि 10 लाख नौकरी देना जो है संभव नहीं है। तो आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या उनको लगता है कि सचमुच ये पॉसिबल नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कुछ ऐसा? देखिए, कल एक निजी चैनल से वो बात कर रहे थे जिसमें सवाल पूछा गया था कि क्या तेजस्वी यादव जो 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है जी। तो इसमें नीतीश कुमार ने कह दिया, बिल्कुल, उन्होंने कह दिया कि हाँ, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह ही है। नीतीश कुमार ने, देखिए, नीतीश कुमार कितनी संख्या में नौकरी देंगे इसकी बात नहीं करते हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हाँ, नौकरियां बढ़ती जा रही हैं। हालांकि वे यह भी स्पष्ट कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां कम हुई हैं और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे रोजगार के अवसर बढ़ते जाएंगे। और नीतीश कुमार नेचुरल ग्रोथ की बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में कि जब हम काम करेंगे तो, लेकिन वो 10 लाख की बात नहीं करते हैं, 19 लाख की बात नहीं करते हैं। देखिए, एक बात तो देखिए सिप्रा समझना होगा कि नीतीश कुमार बहुत सारी चीजों में बहुत माप तौल कर बोलते हैं जी। नीतीश कुमार ने जैसे उसी इंटरव्यू में कहा कि भाई आप 10 लाख की क्यों बात कर रहे हैं, जब मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही दिखा देना है तो आप 1 करोड़ की बात करिए, 1.5 करोड़ की बात कर दीजिए। ठीक है, तो नीतीश कुमार माप तौल कर बात करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ जिसे मैं बहुत करीब से जानता हूँ। 2005 में जी। लालू यादव और राबड़ी देवी की सत्ता को अपदस्थ करने के लिए नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे। वे तब एक सांसद थे, पहले रेलवे मंत्री रहे थे, लेकिन 2005 में जब बिहार में सत्ता परिवर्तन की लड़ाई चल रही थी जी। तो वे सांसद थे। और हुआ ये कि सांसद में भी वो उन्होंने चुनाव लड़ा बाढ़ और नालंदा से, 2 जगहों से चुनाव लड़ा था। बाढ़ से हार गए थे और नालंदा से जीत गए थे। तो 2005 का पहला चुनाव था फरवरी में जी। जो पूर्ण बहुमत नहीं दे पाया किसी को, बाद में राष्ट्रपति शासन लग गया। तो नीतीश कुमार के संकल्प के लिए, आज जैसे संकल्प गीत कहते हैं, वचन गीत कह रहे हैं, तन गीत कह रहे हैं, आज भी आप देख रहे हैं कि राजद का आ रहा है, बीजेपी का आ रहा है, जेडीयू का आ रहा है। तो नीतीश कुमार के संकल्प को दर्शाने के लिए गीत लिखा जाना था। अच्छा। तो ये गीत कौन लिखता और उसे गाया भी जाना था जी जी। तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी आज जो बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री हैं संजय झा, तब भी उनके करीब थे, उन्हें दी। अच्छा। और सांसद विक्रमगंज के तब सांसद हुआ करते थे, अब तो स्मृति शेष हैं, अजीत कुमार सिंह, इन दोनों को यह जिम्मा दिया गया कि एक बेहतर गीत लिखा जाए और उसे गवाया जाए। तो इसके लिए तलाश हुई मुंबई में, वो भोजपुरी में लिखा जाना था। अच्छा। तलाश हुई विनय बिहारी की, जो विधायक हैं। विनय बिहारी गीतकार भी हैं और गायक भी हैं। तो विनय बिहारी को बुलाया गया मुंबई से दिल्ली और एयरपोर्ट पर लेने गए संजय झा और अजीत सिंह। उन्हें आइडिया दिया गया कि देखिए ऐसा ऐसा किया जाना है। तो विनय बिहारी दिल्ली में, दिल्ली एयरपोर्ट से नीतीश कुमार के बंगले तक पहुंचते पहुंचते एक गीत गुनगुनाने लगे। उन्होंने कुछ पंक्तियां गा ली। फिर नीतीश कुमार के साथ उनकी चर्चा हुई। उसके बाद उसे कलमबद्ध किया गया जो गाया जाना था जी। नीतीश कुमार ने पहली बार उसे देखा तो ओके कर दिया। अब
ये हुआ कि ठीक है, इस पर आगे काम कीजिए, इसको इसका बेहतर गायन हो। लेकिन तब जब तक वापसी में एयरपोर्ट पहुंचते विनय बिहारी मुंबई की फ्लाइट पकड़ने के लिए, मुंबई में ही उसे रिकॉर्ड किया जाना था, नीतीश कुमार का फोन आ गया कि अभी ठहरिएगा। अच्छा। तो हुआ कि भाई क्यों ठहरने की बात है। विनय बिहारी मुंबई पहुंच गए। अजित सिंह और संजय झा भी चिंता में पड़ गए कि जो बात ओके हो गई उसमें क्या गड़बड़ी छूट गई थी जिसके कारण इस बात को पीछे छोड़ा जा रहा है। तो नीतीश कुमार ने रात में संजय झा और अजित सिंह को बुलाया। अच्छा। तो उन्होंने कहा देखिए ये गीत सब कुछ सही है, देखिए अभी नीतीश कुमार को सत्ता में आना था, लालू राबड़ी को सत्ता से उखाड़ना था। तो उस गीत में जो विनय बिहारी ने तैयार किया था उसमें लिखा हुआ था नीतीश कुमार आएंगे तो बेरोजगारी दूर होगी, मतलब भोजपुरी जो टोन होगा। जी, जी, जी। तो नीतीश कुमार ने कहा कि ये आप लोगों ने क्या लिखवा दिया, और इन्होंने लिख दिया कि बेरोजगारी दूर होगी। मेरे पास कोई अल्लाह दिन का चिराग है क्या कि हम आ गए और बेरोजगारी दूर हो गई। तो यदि ये गाना जाता है और लोग ये सुनते हैं तो बाद में ये कहा जाएगा कि हमने गलत प्रॉमिस किया। जी। तो नीतीश कुमार ने फिर उस पर विचार किया और बेरोजगारी दूर होगी की जगह पर उन्होंने लिखवाया, सुधरवाया, बेरोजगारी कम होगी। अच्छा। ठीक है ना। उन्होंने कहा देखिए मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, दूर होगी आप मत कहिए, आप कहिए कम होगी। तो कम तो किया जा सकता है, दूर नहीं किया सकता है। तो बेरोजगारी पहले भी मुद्दा बनता रहा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार आज भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम इतनी संख्या में नौकरी दे देंगे, इतनी संख्या में सरकारी नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे। तो ये सारे मुद्दे और मसले हैं। नीतीश कुमार देखिए कुछ बातें बोलते हैं तो माप तोल की बोलते हैं, ये बात सही है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अब जो नीतीश कुमार का एक जिस तरीके से नया एजेंडा चला रहे हैं या फिर जिस तरीके से वो लोगों के बीच जा रहे हैं, तो ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हर चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए। और जदयू की तरफ से यही कैंपेनिंग अब किया जा रहा है कि 15 साल वर्सेस 15 साल, यानी कि लालू राबड़ी का जो राज था और नीतीश कुमार ने जो अपने राज्य में काम किया, और इस चीज़ों को जनता तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।